नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी में उतर रहे हैं जिसे हम सब जानते हैं, या शायद हमें लगता है कि हम जानते हैं। विटामिन डी। इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं और सुनने में कितना आसान लगता है ना कि बस धूप में खड़े हो जाओ और काम हो गया। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन हमारे सामने जो जानकारी है उसे देखकर लग रहा है कि ये कहानी इतनी सीधी सादी है नहीं। ये तो एक पूरी बायोलॉजिकल थ्रिलर जैसी है। बायोलॉजिकल थ्रिलर, ये अच्छा कहा आपने, क्योंकि इसमें सस्पेंस भी है, एक्शन भी है और शरीर के अंदर का एक बहुत ही स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी। और इसकी शुरुआत ही इस बात से होती है कि विटामिन डी असल में सिर्फ एक विटामिन है ही नहीं। बिल्कुल, ये एक प्रो हार्मोन है। और यही शब्द प्रो हार्मोन सब कुछ बदल देता है। मतलब ये सिर्फ एक पोषक तत्व नहीं बल्कि एक कच्चा माल है। कच्चा माल, हाँ, जिसे हमारे शरीर एक बेहद शक्तिशाली हार्मोन में बदलता है। तो चलिए इस कच्चे माल से लेकर इस सुपर हार्मोन बनने तक के पूरे सफर को समझते हैं। और ये सफर त्वचा से शुरू होता है, फिर लिवर और किडनी से गुजरता है और इसका असर सीधे हमारी कोशिकाओं के डीएनए तक पहुंचता है। तो सबसे पहले ये कच्चा माल हमें मिलता कहाँ से है? दो रास्ते दिख रहे हैं। दो मेन सोर्स हैं। एक तो है हमारे शरीर के अंदर का रास्ता, यानी धूप। जब सूरज की यूवी किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो शरीर खुद ही कैल्सिफेरॉल यानी D3 बना लेता है। और दूसरा रास्ता है बाहर से, हमारे भोजन से। जैसे फैटी फिश या अंडे की जर्दी से हमें वही D3 मिलता है। और कुछ पौधों या यीस्ट से हमें एक थोड़ा अलग रूप मिलता है, एर्गोकैल्सिफेरॉल या D2। हाँ, D2। लेकिन यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि चाहे D2 हो या D3, ये दोनों ही अपने शुरुआती रूप में मतलब किसी काम के नहीं हैं। एकदम सही। ये उन चाबियों की तरह हैं जिन्हें अभी तक ताले में फिट होने के लिए काटा नहीं गया है। वो हैं, पर दरवाजा नहीं खोल सकती। अच्छा। और इनकी बनावट देखें तो इसमें एक स्टेरॉयड न्यूक्लियस है जो कोलेस्ट्रॉल जैसा है। इसीलिए इसे प्रो हार्मोन कहा जाता है। तो त्वचा में ये जादू होता कैसे है? हमारी त्वचा में एक तरह का कोलेस्ट्रॉल पहले से ही मौजूद होता है, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। जी। जब धूप इस पर पड़ती है तो ये विटामिन D3 में बदल जाता है। लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं है, कई चीजें इस पर असर डालती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हम कितनी देर धूप में हैं, मौसम कैसा है और त्वचा का रंग भी। त्वचा का रंग यहाँ बहुत मायने रखता है। मेलानिन जो हमारी त्वचा को रंग देता है, वो एक तरह से नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है। सही बात है, ये यूवी किरणों को सोख लेता है। तो मतलब गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों को उसी मात्रा के विटामिन डी के लिए ज्यादा देर धूप में रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, उन्हें थोड़ी ज्यादा देर धूप की जरूरत होती है। अच्छा, तो अब हमारे शरीर में विटामिन डी तो आ गया, या तो धूप से बना या खाने से मिला। लेकिन जैसा आपने कहा, ये अभी कच्चा माल है। हाँ, अभी से तैयार करना पड़ेगा। और ये तैयारी एक 2 स्टॉप की यात्रा है, जिसका पहला पड़ाव है लिवर। जी। ये विटामिन डी खून के जरिए लिवर तक पहुंचता है। जी। लिवर में एक एंजाइम 25 हाइड्रोक्सिलेज इसे एक नए रूप में बदलता है। क्या नाम है इसका? उसे कहते हैं 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, या आसान भाषा में कैल्सिडियोल। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों? इसे ऐसे समझिए कि लिवर में बनने वाला ये कैल्सिडियोल आपके बैंक अकाउंट में जमा पैसे की तरह है। अच्छा। ये आपका कुल विटामिन डी बैलेंस दिखाता है। जब डॉक्टर विटामिन डी की कमी की जांच करते हैं तो वे खून में इसी का लेवल देखते हैं। कमाल का उदाहरण है। तो ये हो गया बैंक बैलेंस, लेकिन हमें खर्च करने के लिए कैश भी तो चाहिए। वो कहां से आता है? उसके लिए आता है दूसरा पड़ाव, यानी किडनी। किडनी। ओके। ये कैल्सिडियोल किडनी में पहुंचता है और वहां एक दूसरा एंजाइम 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इसे असली ताकतवर सक्रिय हार्मोन में बदलता है। और उसका नाम है कैल्सिट्रियोल। हाँ, 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी या कैल्सिट्रियोल। ये है आपके हाथ में आया हुआ कैश जो अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। और किडनी में होने वाले इस स्टेप को रेट लिमिटिंग स्टेप कहा गया है। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। क्या? इसका मतलब ये है कि शरीर यहीं के ब्रेक लगाता है या एक्सेलरेटर दबाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही वो मेन स्विच है। शरीर यहीं तय करता है कि क्या हमें और ताकतवर विटामिन डी की जरूरत है या नहीं। अच्छा, तो सारा कंट्रोल यहीं पर है? जी। अगर जरूरत है तो ये स्विच ऑन हो जाता है और अगर नहीं तो बंद। तो इस मेन स्विच को कंट्रोल कौन करता है? शरीर को कैसे पता चलता है कि कब इसे ऑन करना है और कब ऑफ? यहाँ शरीर का इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। इसका मेन कंट्रोलर है
खून में कैल्शियम का लेवल। कैल्शियम का लेवल? जब खून में कैल्शियम कम होने लगता है तो हमारी गर्दन में मौजूद पैराथायराइड ग्रंथियां एक हार्मोन बनाती हैं, पीटीएच। पैराथायरॉयड हार्मोन। हाँ, ये पीटीएच जाकर किडनी के उस मेन स्विच को, मतलब 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को ऑन कर देता है और कहता है ज्यादा सक्रिय विटामिन डी बनाओ, हमें खून में कैल्शियम चाहिए। और अगर कैल्शियम पहले से ही ज्यादा हो तो शरीर और बनाकर मुसीबत क्यों बढ़ाएगा? तब पीटीएच का लेवल गिर जाता है, मेन स्विच बंद हो जाता है। और ये एक बहुत स्मार्ट फीडबैक लूप है। बहुत स्मार्ट। इतना ही नहीं, शरीर एक दूसरे एंजाइम का इस्तेमाल करके विटामिन डी को एक निष्क्रिय रूप में बदल देता है ताकि वो ज्यादा ना हो जाए। तो अब ये सुपर हार्मोन कैल्सिट्रियोल तैयार है। ये कोशिकाओं पे अपना असर कैसे दिखाता है? ये सक्रिय विटामिन डी एक तरह से कोशिका के लिए एक वीआईपी पास है। ये सीधे सेल के अंदर जाता है, वहां अपने खास पार्टनर विटामिन डी रिसेप्टर यानी वीडीआर से मिलता है और फिर दोनों मिलकर सेल के हेडक्वार्टर यानी न्यूक्लियस में पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर डीएनए को ऑर्डर देते हैं। एक तरह से हाँ, वहां ये डीएनए को बताते हैं, देखो शरीर को ज्यादा कैल्शियम की जरूरत है तो फटाफट कैलबिंडिन डी नाम का एक खास प्रोटीन बनाना शुरू करो। तो इसका सबसे बड़ा मिशन है शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना। खून में कैल्शियम का लेवल 9 से 11 mg/dl की एक बहुत ही संकरी रेंज में रखना। जी, ये एक 13 हमला है और इसके लिए 3 जगहों पर एक्शन लेता है, आंत, किडनी और हड्डियां। बिल्कुल। सबसे बड़ा काम ये आंत में करता है। ये वहां कैलबिंडिन डी जैसे प्रोटीन बनवाकर भोजन से कैल्शियम सोखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। और किडनी में? किडनी ने ये पेशाब के जरिए कैल्शियम को बाहर जाने से रोकता है। तो मतलब ज्यादा अंदर लो और कम बाहर जाने दो। लेकिन हड्डियों पर इसका रोल बहुत दिलचस्प है। यहाँ लिखा है दोहरी भूमिका। ये हड्डियों को बनाता भी है और तोड़ता भी है। ये तो उल्टी बात हो गई ना? ये सुनने में अजीब लगता है ना कि हड्डियों को बनाने वाला हार्मोन ही उन्हें तोड़ने लगे। हाँ बिल्कुल। पर यहीं पर शरीर की समझदारी दिखती है। शरीर के लिए हड्डियों की मजबूती से ज्यादा जरूरी है कि दिल धड़कता रहे और नसें सही से काम करती रहें, जिसके लिए खून में कैल्शियम का एक सटीक लेवल चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। मतलब जब खून में कैल्शियम का स्तर सामान्य होता है तो विटामिन डी हड्डियों में कैल्शियम जमा करने में मदद करता है। लेकिन अगर खून में कैल्शियम की खतरनाक रूप से कमी हो जाए तो शरीर हड्डियों से उधार ले लेता है। हाँ, वो एक सीईओ की तरह कड़ा फैसला लेता है। अभी के लिए हड्डियों से उधार ले लो, बाद में चुका देंगे। पहली प्राथमिकता नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों को बचाना है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। तो ये सिर्फ कैल्शियम और हड्डियों का ही बॉस नहीं है, इसकी कुछ नॉन कैल्शियमिक काम भी हैं। हाँ, इसका एक सीक्रेट जीवन भी है। अब रिसर्च बता रही है कि शरीर की लगभग हर कोशिका में विटामिन डी के रिसेप्टर होते हैं। अच्छा? ये हमारी इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। टी सेल्स और मैक्रोफेजेस जैसे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है। और त्वचा की बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल होता है? जी, सोराइसिस के इलाज में। ये बालों के उगने के लिए भी जरूरी है। और तो और कुछ स्टडीज इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम और कुछ तरह के कैंसर के कम जोखिम से भी जोड़ती हैं। ये दिखाता है कि शरीर कितना जुड़ा हुआ है। तो फिर इसकी कमी इतनी आम क्यों है? क्या वजह है? वजह कई हैं। सबसे पहली तो धूप की कमी। हाँ। हम अब ज्यादा समय अंदर बिताते हैं। दूसरी वजह है, जैसा हमने बात की, गहरी त्वचा। फिर पोषण में कमी। और एक और बड़ी वजह है मैल एब्जॉर्प्शन, मतलब आंतों में फैट का ठीक से ना पचना। क्योंकि विटामिन डी फैट में घुलने वाला विटामिन है। बिल्कुल। अगर फैट नहीं पचेगा तो ये भी शरीर में नहीं जाएगा। और एक सबसे जरूरी वजह है लिवर या किडनी की बीमारियां। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि अगर किसी का लिवर या किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसका शरीर विटामिन डी के बैंक बैलेंस को कैश में बदल ही नहीं पाएगा। मतलब सक्रिय हार्मोन बनेगा ही नहीं। हाँ, चाहे वो कितनी भी धूप ले ले या कितने भी सप्लीमेंट खा ले, कोई फायदा नहीं होगा। और जब बच्चों में इसकी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो उन्हें रिकेट्स हो जाता है। इसके लक्षण भी बहुत अजीब हैं। पैरों का धनुष की तरह मुड़ जाना, कबूतर जैसी छाती। हाँ, और पसलियों में माला जैसी गांठें बनना। लेकिन रिकेट्स भी सिर्फ एक तरह का नहीं होता। नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे आम तो पोषण की कमी वाला है, लेकिन कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं। एक रीनल रिकेट्स होता है जिसमें किडनी की बीमारी के कारण वो एंजाइम ही नहीं होता। और एक और प्रकार है जिसमें विटामिन डी का रिसेप्टर ही खराब है। जी, तो लक्षण एक जैसे दिखते हैं पर वजह और इलाज बिल्कुल अलग होते हैं। और बड़ों में यही हालत ऑस्टियोमलेशिया कहलाती है, यानी नरम हड्डियां। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, इसकी अधिकता, हाइपरविटामिनोसिस डी। हाँ, और ये भी उतना ही खतरनाक है।
ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। इससे क्या होता है? बहुत ज्यादा विटामिन डी लेने से खून में कैल्शियम का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। इससे जी मिचलाना, बहुत ज्यादा प्यास लगना और सबसे खतरनाक, किडनी में कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे किडनी स्टोन्स बन सकता है। हाँ, इसीलिए संतुलन ही कुंजी है। तो आखिर में हम इसे मापते कैसे हैं? हमारे पास जो ये चार्ट है इसमें साफ लिखा है कि हमेशा खून में 25 OH-D3 यानी बैंक बैलेंस वाले रूप को मापा जाता है। समझी, कैश वाले सक्रिय रूप को नहीं। और इसका सही लेवल क्या माना जाता है? 30 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से ऊपर का स्तर सबसे अच्छा माना जाता है। 20 से कम को कमी माना जाता है और 10 से नीचे का स्तर एक गंभीर कमी है। और 150 से ऊपर जहरीला हो सकता है। बिल्कुल। तो हमने त्वचा पर पड़ने वाली एक सूरज की किरण से शुरू किया और लिवर किडनी के रास्ते होते हुए हमारी कोशिकाओं के डीएनए तक का सफर तय कर लिया। ये वाकई में सिर्फ एक विटामिन नहीं, बल्कि शरीर को चलाने वाला एक जटिल और शक्तिशाली सिस्टम है। बिल्कुल। इस पूरे रास्ते को समझने से पता चलता है कि हमारे शरीर में कुछ भी अलग थलग नहीं है। आपका खान पान, आपकी जीवन शैली, आपके लिवर का स्वास्थ्य, इनमें से किसी एक में भी गड़बड़ी का असर सीधे आपकी हड्डियों और आपकी इम्यूनिटी पर दिख सकता है। स्वास्थ्य एक पूरी तरह से जुड़ी हुई प्रणाली है। हाँ, वो तो है। और जैसा कि हमने देखा, इसकी कहानी कैल्शियम और हड्डियों पर खत्म नहीं होती। इसका असर हमारी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म पर भी है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सनशाइन हार्मोन हमारे शरीर में और कौन-कौन सी अनगिनत भूमिकाएं निभा रहा होगा। जिनके रहस्यों से विज्ञान अभी भी पर्दा उठा रहा है।